सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कुछ नया, कुछ विशेष और ऐसी ग्रांट इंफॉर्मेशंस जो आम तौर पर, जैसा कि मैं इस पूरी जर्नी के अंदर कहता आया हूं कि ऐसी सभी ग्रांट एप्लीकेशंस जिनकी जानकारी ऑलमोस्ट इस क्षेत्र के अंदर काम कर रही 80% से ज्यादा एनजीओस को नहीं है, चाहे वो अपने आप में मदर एनजीओस ही क्यों ना हो। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज के पहले डिपार्टमेंट से, क्योंकि लगातार हम इस सेशन को 2 बार कंटिन्यू कर चुके हैं। 2 सेशंस में हम पूरे डिपार्टमेंट्स को अभी भी समेट नहीं पाए हैं और कम ही उम्मीद है कि इस आज के सेशन में भी हम इसको समेट पाएं, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि जब तक आपको जानकारी पूरी हमारी ओर से ना पहुंच जाए तब तक आपने इन क्लासेस के लिए जो शुल्क दिया होता है उसकी भरपाई हमारे एंड पर नहीं होती। और जब तक हमारे एंड पर आपके उस पर्टिकुलर क्लास की भरपाई तय नहीं है, तब तक वो क्लासेस आपको लगातार दी जाती रहती है। चलिए जी, नेक्स्ट मिनिस्ट्री के बारे में नोट डाउन कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ध्यान दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के जितने भी तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी के सभी पर्टिकुलर जो है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनजीओस के लिए अब जो है डाइवर्टेड कर दिए गए हैं, जिन्हें हम एफपीओस के नाम से जानते हैं। सॉरी। एक बार मैं मेरे जितने भी साथी यहां पर अवेलेबल हैं एक बार उनसे जानना चाहूंगा, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स जल्दी से, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। राइट, से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स जल्दी से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसकी सभी ग्रांट्स एफपीओस के लिए डायरेक्ट कर दी गई हैं। हालांकि एफपीओस पर हमने डिटेल्ड कोर्स दिया हुआ है और वहां से आप एफपीओस की जानकारी को जो है समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एफपीओस का एक्सेस काफी सारी संस्थाओं के पास नहीं होगा, क्योंकि एफपीओ सेक्शन का जो एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ एफपीओस के लिए ही है। यानी कि अगर आपकी संस्था एफपीओस के रूप में रजिस्टर्ड है तो ही आपको उस कोर्स में आपको उसका एक्सेस दिया जाता है, अदरवाइज उसकी आवश्यकता आपको नहीं होती है। सेम एक कोर्स और भी उसमें, नॉन प्रॉफिट रोल इन जुडिशरी, ये सिर्फ जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है, क्योंकि ये कोर्स पर्टिकुलरली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो एडवोकेसी वर्क करते हैं, राइट, जिन्होंने मानवाधिकार टाइप के वर्ड्स लेकर जो है उसको एज ए अपनी जो है एडवोकेसी एनजीओस के रूप में जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है, उसका एक्सेस सिर्फ उन्हीं एनजीओस तक ही अवेलेबल होगा। तो प्लीज इससे संबंधित कोई भी आप अपना फीडबैक या कोई भी प्रश्न ना दें कि सर एफपीओ वाला जो है कोर्स हमारे पास एक्सेस में नहीं है। ठीक है जी, वो सिर्फ एफपीओस के लिए है जो एफपीओस के रूप में रजिस्टर्ड है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्ध संस्थाएं, या फिर जिन्होंने फुल कोर्स एक्सेस लिया हुआ है लेकिन वो एज ए एफपीओ रजिस्टर्ड है, उनको ही वो एक्सेस दिया गया है। सेम नॉन प्रॉफिट रोल इन जुडिशरी का जो एक्सेस है वो सिर्फ उन्हीं संस्थाओं को दिया गया है जिनका रजिस्ट्रेशन ही एडवोकेसी एनजीओस के रूप में हुआ है। ठीक है जी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका जो है कोई भी एक्सेस नहीं होगा। चलिए जी, नेक्स्ट डिपार्टमेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बहुत शानदार ग्रांट्स आती हैं यहां से, तो जल्दी से हम जो है एक बार नोट डाउन करवा देते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो आपको जानकारी दी जाएगी वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काफी सारी ग्रांट्स होती हैं, और ये ग्रांट्स आज मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो उन पर्टिकुलर ग्रांट्स की दूंगा जिनके बारे में बहुत सारी संस्थाओं को नहीं पता, और ऑलमोस्ट मैं कहना चाहूंगा शायद ऑलमोस्ट 99% संस्थाओं को इन ग्रांट्स के बारे में नहीं पता होगा। चलिए जी, सबसे पहला नोट डाउन कर लीजिए। एक स्कीम होती है एनजीओ के लिए, एनजीओ पीएनडीटी स्कीम। ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपके साथ साथ जो है टाइप करके भेजता भी जा रहा हूं आपके चैट बॉक्स में। एनजीओ पीएनडीटी स्कीम होती क्या है?
और संस्थाएं इसे कैसे अवेल कर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, एनजीओ पीएनडीटी स्कीम उन पर्टिकुलर ऑपरेशनल एरियाज में लागू होती है जहां पर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, लाइक जो लो चाइल्ड सेक्स रेशियो हो। ये योजना जो है मोस्टली डिस्ट्रिक्ट स्कीम पर लागू होती है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर लो चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर है इन कंपैरिजन टू द स्टेट लेवल, स्टेट का जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है, मान लीजिए वो 9:10 है, या जो है 5:4 है, जो भी है, ठीक है। जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो 100 पुरुषों पर 891 समथिंग जो है महिलाओं का एक चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है यहां पर बना हुआ है। अब मान लीजिए इस पूरे हरियाणा के अंदर जो कॉमन आया वो क्या आया आपका 1000 पर 891। लेकिन आप हरियाणा के एक ऐसे जिले में बिलोंग करते हैं जहां पर ये चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहा है, यानी कि जहां वहां पर 10 पर 9 था, यहां पर आपका 10 पर 6 आ रहा हो, 10 पर 7 आ रहा हो, 10 पर 4 आ रहा हो, 10 पर 3 आ रहा हो, है ना। 10 पर इवन देन 7 तक तो है। देखिए 10 पर 9 तक तो ठीक है क्योंकि वो आपके स्टेट बॉडी से जो है मैच कर रहा है लगभग। लेकिन जहां वो 10 पर 7 हुआ, आप इस ग्रांट के लिए, अगर उस पर्टिकुलर जिले के अंदर आप ये ग्रांट लगाना चाहें तो आप उस पर्टिकुलर उस ग्रांट के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहली मैंने कंडीशन क्या बताई, डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन कंपैरिजन टू द स्टेट। तो स्टेट का जो एवरेज है उसके कंपैरिजन में अगर आपके जिले के अंदर लो चाइल्ड सेक्स रेशियो चल रहा है तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अपना एक प्रपोजल संबंधित डिपार्टमेंट को जो है सेंड कर सकते हैं। चलिए जी, दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है। डिस्ट्रिक्ट्स विद स्टीप डिसाइडिंग रेशियो इन चाइल्ड सेक्स, अप्रोक्सीमेटली ये जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है पिछली वाली कंडीशन से, लेकिन इसमें अंतर क्या रहेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो एवरी ईयर डिफरेंशिएट आ रहा है। हालांकि जब जनगणना होती है या इस प्रकार का जब कोई प्रावधान सरकार के द्वारा लगाया जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो की, जब वो कैलकुलेशंस लेते हैं वहां पर देखा जाता है कि ये एक मान लीजिए आज इस जिले के अंदर जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो 10:7 रहा, वो 10:6 हो गया या 8 हो गया, ठीक है। वो सिमिलरली जो है हर अंतराल पर, एक अंतराल पर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर जिले के अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो में एक बड़ा बदलाव आपको नजर आता है, राइट, और वो भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर, एक्चुअल में होता क्या है, जो संस्थाएं इस पर्टिकुलर उस पर वर्क करती हैं वो इसको कैसे ऑब्जर्व करती हैं, मैं उसका थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। जो संस्थाएं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हैं या काम कर रही होती हैं वो क्या करती हैं, वो आरटीआई के माध्यम से आपकी आंगनवाड़ी में से डाटा मंगवाती हैं, राइट। आंगनवाड़ियों से जब वो डाटा लिया जाता है तो वहां पर वो डिफरेंशिएट एवरी मंथ का उनको, या 3 मंथ का उन्होंने डाटा मंगवाया, तो वहां पर पता लग जाता है कि एक बड़ा जो है चेंजेस आ रहा है उस चाइल्ड सेक्स रेशियो में, ठीक है। एक पर्टिकुलर अंतराल, यानी कि जो आपने 3 महीने का मंगवाया, 6 महीने का डाटा मंगवाया, तो उस पर्टिकुलर अंतराल में ये जो ट्रेंड आता है आपका स्टीप डिक्लाइनिंग का, तो स्टीप डिक्लाइनिंग का ये जो ट्रेंड अगर आपको ऑब्जर्व होता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, उस पर्टिकुलर जिले के अंदर, तो आप तुरंत अपनी फाइल बनाकर उस रिपोर्ट के साथ आप कंसर्न डिपार्टमेंट को सबमिट कर देते हैं और वहां से आपकी उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक बेस्ड जो है ग्रांट आपको जो है रिसीव करा दी जाती है, या फिर अगर वो आपकी जो अप्रोच है वो अप्रूव हो जाती है तो वो संबंधित जो ग्रांट है आपकी इस पर पर्टिकुलर रिसर्च के लिए या अवेयरनेस के लिए, तो वो पर्टिकुलर जो है वो अप्रूव करवा दी जाती है। चलिए जी,
कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो फीमेल मोर्टेलिटी होती है, जो फीमेल इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे नवजात शिशु जो जिन्हें हम फीमेल मतलब कहते हैं, मतलब बेटियों का जो गर्भपात होता है, महिलाओं के नाम पर जो मतलब लड़कियों का जो गर्भपात होता है, उसका अगर रेशियो आपके डिस्ट्रिक्ट में हाई है तो आप तत्काल इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जिले में नवजात शिशु के गर्भपात के जो केसेस हैं और इन केस ऑफ फीमेल जो इन्फेंट है, अगर वो ज्यादा हो जाता है तो भी आप इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आपके हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट को जो है आप सूचित कर सकते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट बनाकर दे सकते हैं, और वो संबंधित डिपार्टमेंट जो है उसे पास करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि इस स्कीम के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। अब देखा जाता है, एक कंडीशन और आती है इसमें, अगर यूएसजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो इस प्रकार की जांच करते हैं, लिंग जांच परीक्षण वाले जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, जिन्हें यूएसजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स कहा जाता है, अगर आपके जिले में यूएसजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स, अदर डिस्ट्रिक्ट्स जो आपके आसपास के लगते हुए जिले हैं, उनसे ज्यादा अगर आपके जिले के अंदर यूएसजी सेंटर्स बने हुए हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स अगर बने हुए हैं, तत्काल आप उसकी एक रिपोर्ट, आप उसका एक जो है एविडेंस, एविडेंस कहां से मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जितने भी यूएसजी सेंटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से ही इनकी परमिशन हुई होगी, इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से इनकी लिस्ट निकालिए, आपके आसपास के जिले का डाटा निकालिए, और उस संबंधित रिपोर्ट के साथ आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अपनी एक ग्रांट एप्लीकेशन भेज सकते हैं, जिस पर संबंधित डिपार्टमेंट आपको तत्काल रूप से जो है ग्रांट इशू करेगा। अब करना क्या होता है, लोगों के बीच में चाइल्ड रेशियो से संबंधित अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन करना। आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं स्टिंग ऑपरेशन करती हैं, इस प्रकार के जो यूएसजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, है ना, जहां पर लिंग परीक्षण के नाम पर पैसा लिया जा रहा हो या फिर ये बताया जा रहा हो कि बेटा है या बेटी है, तो इस टाइप के स्टिंग ऑपरेशन में जो संस्थाएं इन्वॉल्व होती है वो कौन होती हैं? बहुत बार हमने छोटी छोटी खबरें पढ़ी हैं अखबारों में कि फलानी जगह लिंग परीक्षण होता जो है पाया गया, एक स्टिंग ऑपरेशन किया फलानी संस्था ने। वो संस्था कौन है? वो संस्था वही अवेयर संस्था, वो 1% रेशियो वाली वो संस्थाएं हैं जिनको एक्चुअल में इसके बारे में पता था, ठीक है, कि इस ग्रांट को कैसे अवेल करना चाहिए। तो आपको नजर रखना होता है इन सभी आंकड़ों पर कि कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले ज्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर्स तो नहीं है। क्या हमारे जिले के अंदर हमारे पूरे राज्य के मुकाबले चाइल्ड सेक्स रेशियो वो है, उसमें ज्यादा अंतर तो नहीं है? हमें इस चीज पर गौर करना होता है कि हमारे जिले के अंदर फीमेल फर्टिलिटी जो है, फीमेल इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी है, उसका रेशियो ज्यादा तो नहीं है। अगर आप इस चीज के बारे में अवेयर हैं तो संबंधित फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री में आप अपनी एक फाइल लगा सकते हैं और संबंधित विषय पर आप ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए जी। इसमें कुछ ग्रांट्स जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो रेड के लिए मिलती है, आपको एक अवेयरनेस के लिए मिलती है, इसके अलावा एक सिस्टम चल रहा होता है, चेन सिस्टम जिसे कहते हैं ना, रेफरल चेन सिस्टम। रेफरल चेन सिस्टम क्या कहता है? शुरुआत होती है आंगनवाड़ी से। आंगनवाड़ी वाली कहती है जी सरकारी अस्पताल मत जाओ, वो फलाना डॉक्टर अच्छा है, आप वहां चले जाइए, या आप गवर्नमेंट अस्पताल में गए, वहां सरकारी अस्पताल का जो व्यक्ति है वो रेफर कर देता है, भाई आप एक काम करना, आप फलाने हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लीजिए, या फिर शाम को फलाने आप वहां पर दिखा लीजिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये जो रेफरल चेन सिस्टम है, इसको तोड़ने के लिए भी जो है ऑपरेशंस जो है चलाए जाते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पर्टिकुलर जो चेन सिस्टम है वो वर्क करता है सेक्स सिलेक्टिव जो अबॉर्शंस हैं उस पर, राइट। तो अबॉर्शन रेशियो क्या है आपके क्षेत्र का, आपके जिले का, तो वो उस पर आपके नजर होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के जिलों से आपके
जिले का जो है सेक्स अबॉर्शन रेशियो जो है वो ज्यादा है, तो आप पर्टिकुलर एक फाइल बनाइए और संबंधित डिपार्टमेंट को शेयर कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम ग्रांट लगा कितने की सकते हैं, लगभग जो है 15 लाख तक की ग्रांट आप इसमें जो है लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जब अपना कोई प्रपोजल आप पीएनडीटी स्कीम के अंतर्गत अपना प्रपोजल आप जब इस संबंधित मंत्रालय में आप भेजते हैं, ये डाक के माध्यम से होती है, इसका कोई ऑनलाइन प्रोफॉर्मा नहीं होता, ना ही इसके लिए कोई ईओआई निकाला जाता है, क्योंकि ये वो स्कीम्स है जो न्यूट्रल बेसिस पर एक डिपार्टमेंट आपको देने के लिए बैठा है, बस अगर आप अवेयर है तो आप ले पाते हैं। तो हमने इस पूरी सीरीज के अंदर आपको वही ग्रांट बताई है जिनके बारे में अगर आप अवेयर हैं तो आप उनको खुद ले पाएंगे, अदरवाइज आप सोती हुई दुनिया में ही जीते रहेंगे जिसमें बाकी की बहुत सारी संस्थाएं जी रही हैं, राइट। तो करना क्या होता है, आप अपना एक प्रपोजल बनाइए, उसमें ये जो चाइल्ड रेशियो है, इन्फेंट रेशियो है, या मोर्टेलिटी रेशियो है ना, या आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो में डिफरेंशिएट है, तो ये इससे संबंधित रिपोर्ट्स वगैरह इनक्लोज करके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाइए कि भाई हमें जो है इस पे पर्टिकुलर जो है अवेयरनेस जो है प्रोवाइड करनी है लोगों के बीच में। हम आशा वर्कर्स इनकी ट्रेनिंग्स भी करवाएंगे, है ना। हम संबंधित कंसर्न अथॉरिटीज में या अस्पतालों में इससे संबंधित जागरूकता और इन सब चीज़ों के जो है पोस्टर्स वगैरह ये सब चीज़ें करवाएंगे। तो एक तरीके से जो अवेयरनेस वाला जो प्रोजेक्ट होता है वो पूरा का पूरा आपके यहाँ पर जो है अवेलेबल होता है। हाँ, जो संस्थाएं हमारी एडवोकेसी वर्क करती हैं, तो वो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं वायलेशन ऑफ द पीसीएन पीएनडीटी एक्ट के, ठीक है, इसके स्पीडी डिस्पोजल के लिए आप फॉलो अप कर सकते हैं कोर्ट में। जो कोर्ट केसेस हैं, ऑनगोइंग कोर्ट केसेस हैं, उनके फॉलो अप का भी आप काम उठा सकते हैं इस ग्रांट के माध्यम से, ठीक है। यानी कि इस ग्रांट में आप दे सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के इतने केसेस हैं जो कि अभी पेंडिंग चल रहे हैं, इनके स्पीडी डिस्पोजल के लिए संस्था आपसे जो है ग्रांट चाहती है, जिस पर हम लगातार फॉलो अप करें और कहाँ किस चीज की कमी आ रही है उसको दूर करते हुए इनके जो है स्पीडी डिस्पोजल को हम लोग सुनिश्चित करवाएं। तो हमारी जितनी भी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस स्कीम का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन टू कंडक्ट द सॉरी टू फॉलो अप द ऑनगोइंग कोर्ट केसेस, राइट, फाइल्ड इन द कोर्ट। तो आप इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई हैं, ठीक है। आपका लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है जी, आपका स्टीव डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। इस बेस पर आपका जो है हाई रेट ऑफ फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, इस बेस पर, और डिस्ट्रिक्ट विद हाई नंबर ऑफ यूएसजी डायग्नोस्टिक सेंटर, इन 4 जो है कंडीशंस के बेसिस पर आप अपनी फाइल इस पर्टिकुलर मंत्रालय को आप जो है सबमिट कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, और आप जो है 15 लाख रुपए तक की जो है ग्रांट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर आपका जो है ग्रांट आपका जो प्रोजेक्ट है वो अगर मंजूर होता है तो आपके अप्रूवल पर ही 60% ग्रांट आपको दे दी जाती है। उसके 3 से 6 महीने के अंदर बाकी का बचा हुआ 20% आपको मिल जाता है, और 9 से 18वें महीने के अंदर जो है आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी जो है इशू करवा दी जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है और आपकी प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरी भी है या नहीं, है ना। तो इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो मैंने आपको जिस स्कीम के बारे में बताया, एनजीओ पीएनडीटी स्कीम, आप पर्टिकुलर जो है स्कीम के बारे में सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है आपको इन्वॉल्व करती है इसी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एक प्रोग्राम और चलता है, नेशनल प्रोग्राम। जल्दी से मैं नोट डाउन करवा देता हूं आपको। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटिंग फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस। एक होती है ब्लाइंडनेस, अंधकार, अंधता रोग जो से बोलते हैं हम। एक होती है डीफनेस यानी कि बहरापन। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस की भी एक ग्रांट आती है, आती नहीं है, आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है।
और इसके अंदर भी आपको जो है कैंप्स लगाने होते हैं, पब्लिक हेल्थ जो यूनिट्स होती हैं, पब्लिक हेल्थ क्लिनिक होते हैं, या जो आपके सिटी हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ आपका, या फिर आपके क्षेत्र का जो स्थानीय, जिसे हम सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, इसमें आप इस प्रकार के जो है कैंप्स लगाते हैं। और ये पर्टिकुलर बीमारी बच्चों में क्यों आती है, माता पिता ऐसी कौन सी गलती करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कि बच्चों के अंदर डिफनेस आने की जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या आफ्टर बर्थ हम ऐसी कोई गलती ना करें 18 महीनों तक, या संबंधित जो भी एक क्राइटेरिया होता है एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, तो हम ऐसी कौन सी गलती ना करें कि बच्चे के अंदर ये जो है कमी आए। तो इस पर आप जागरूकता से संबंधित जो है एक बेहतरीन प्रपोजल आप अपना जो है बनाकर संबंधित डिपार्टमेंट को, यानी कि स्टेट जो नोडल एजेंसी होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसको आप सबमिट कर सकते हैं। जिसके अंदर आप जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं उसमें लगभग 2,000 रुपये का डॉक्टर का ऑनोरियम हो गया आपका, ठीक है, 500 रुपये नर्स के नाम के, है ना। और ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनके नाम के 500 रुपये, एक मेडिकल सोशल वर्कर जो होता है उसके नाम के 300 रुपये। इस प्रकार से कहने का मतलब कि लगभग लगभग 10,000 रुपये आपको पर प्रोग्राम के मिलते हैं, ठीक है। ग्रुप डी स्टाफ के हो गए, आपके व्हीकल वगैरह, ट्रेवलिंग, है ना, ये जो भी चार्जेस होते हैं, मतलब आप पर्टिकुलर आपने अगर पूरे साल का एक बजट बना कर दिया कि जी हमें ईएनटी प्रोग्राम के अंदर जो है हमें जो है 12 प्रोग्राम करने हैं, हर महीने में एक प्रोग्राम डाल रहे हैं, उसमें आपने सिलेक्टिव जो है हॉस्पिटल्स वगैरह दिखा दिए कि हम फला 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 हॉस्पिटल में जो है ये कार्यक्रम करके देंगे, आपने एक प्रपोजल बनाया, हर एक प्रोग्राम के लिए आपको 10,000 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम करना होता है, आप जाते हैं डॉक्टर्स को बुलाते हैं, सर डिफनेस के ऊपर, फॉर द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफनेस के ऊपर आपको जो है भाषण देना, आपको बताना है लोगों को, कुछ तैयारी आप अपने एंड पर करके चलिए, ठीक है, और उठाकर प्रोग्राम कीजिए, उसकी बिलिंग्स सबमिट कर दीजिए। तो लगभग लगभग 12 लाख रुपए जो है साल भर के, सॉरी 1,20,000 रुपये साल भर के, मेरे ख्याल से कोई बुरे नहीं है। और बात पैसों की नहीं है, बात है गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं आप जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर आपको मिलता है, या गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस के ऊपर आप अपना एक प्रपोजल जरूर बना कर दें, ठीक है जी। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारियां करनी होंगी आपको, अपने एरिया के जो इस प्रकार का जो डिपार्टमेंट है, पीएससी ऑफिस है, वहाँ से आपको डाटा निकालना होगा कि हमारे यहाँ पर जो है बर्थ रेशियो क्या है इस प्रकार के बहरे लोगों का, या फिर कितने लोग रजिस्ट्रेशन हैं, क्योंकि सबकी पेंशन आती होगी, जो गूंगे बहरे होते हैं इनकी पेंशन भी आती है ना। तो इस प्रकार के कैंप्स वगैरह से, या फिर इस प्रकार की संस्थाएं जो आपके यहाँ पर काम करेंगे, वहाँ से आप एक पर्टिकुलर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उस डाटा के ऊपर थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी है, एक आधा लेख दे दीजिए लोकल आपके अखबार वालों को, वो जैसे उसको प्रकाशित करेंगे उसके बाद आपके पास डाटा कलेक्टिव है कि भाई उसके ऊपर एक लेख भी आ चुका है कि ये गंभीर बीमारी है और हमारे क्षेत्र के अंदर ये चीजें, ये आंकड़े मिले हैं, तो लोग इस बात का ध्यान रखें। उस अटैचमेंट के साथ अपनी फाइल बनाइए, और आप पर्टिकुलर जो है वीकली प्रोग्राम भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मैंने मंथली कह दिया तो आप मंथली करें, नहीं। देखिए, एक पीएचसी या फिर पब्लिक हेल्थ क्लिनिक जिसे हम बोलते हैं, या फिर एक सरकारी एक सामुदायिक अस्पताल जो होता है, उसके अंदर रोज लोगों की भीड़ होती है, बात को समझिएगा, रोज होती है लोगों की भीड़, रोज हजारों लोग आते हैं। आपको ये इस प्रकार के जो वेबिनार सेमिनार्स हैं, ये तो आप वीकली डाल देंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका बजट कितने का हो गया। इसके अलावा आप पंपलेट, पोस्टर, या इस प्रकार के जो है अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए आप अपना पूरा बजट लगाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 1,20,000 रुपये लिए काम किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शानदार इसमें जो है अपने प्रपोजल्स दे सकते हैं, और इसको बेहतरीन तरीके से आप अपने यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी हमारी जो राष्ट्रीय जो महासागर से संबद्ध संस्थाएं हैं, जो हेल्थ पर वर्क कर रही हैं, इनको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर जो है एक क्लास दी जाएगी, और इनको जो है इस पर वर्क करवाया जाएगा, एक फाइल सबकी सबमिट करवाई जाएगी। सेम हम बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ, यहाँ पर डिफनेस की जगह अब आप कर देंगे क्या, ब्लाइंडनेस, अंधविकार, है ना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ये भी
पर्टिकुलर ग्रांट आती है, सेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। नॉन रिकरिंग होती है, ठीक है, ग्रांट इन एड, ठीक है। रिकरिंग ग्रांट्स कौन सी होती हैं? जो समय दर समय आपको मिलती जाए। ये नॉन रिकरिंग ग्रांट होती है, जब जब आप अप्लाई करेंगे, जितने समय के लिए आप अप्लाई करेंगे उतने समय के लिए मिलेगी। आप सोचो कि अगली बार खुद ब खुद डिपार्टमेंट दे देगा, नहीं दे देगा, आपको फिर से अप्लाई करना है, राइट। तो नॉन रिकरिंग ग्रांट्स बता रहा हूँ, ये सारी की सारी आपको, और ऐसी ग्रांट्स जिनके बारे में ऑलमोस्ट 90% एनजीओ को नहीं पता, राइट। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड डिफनेस, ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। आप इनके लिए जो है अपना ग्रांट आप लगा सकते हैं। चलिए जी, अब इसी प्रकार से जो है आई केयर यूनिट्स आप जो है रूरल और ट्राइबल एरियाज में आप लगा सकते हैं, उसके लिए आप पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। जो मेन समझाने वाली कड़ी थी वो मैं आपको समझा चुका हूं कि भाई जहां पर मेन आपको जरूरत होती है, ठीक है, एनजीओपीएनडीटी स्कीम, ठीक है, 15 लाख की ग्रांट होती है। आप तत्काल उसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कीजिए अगर आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, और जो संबंधित मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, अगर वो इंडिकेटर्स आपके जिले में आपको मिलते हैं तो पर्टिकुलर आप जो है इसके लिए अपने ग्रांट जो है लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब आप अपने क्षेत्र में, आप अपने यहाँ पर एक आई डोनेशन सेंटर भी बना सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में। आई डोनेशन सेंटर बनाने के लिए पर्टिकुलर जो मानक होते हैं उनको आप फॉलो अप कीजिए। एक आई बैंक को आप विजिट कीजिए कि एक आई बैंक में क्या क्या होता है, ठीक है। वो सारे लिक्विड्स, वो सारी जो पूरी लैब है और उस प्रकार के जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है, उसको आप मैनेज कीजिए। आप अपने यहाँ पर आई डोनेशन सेंटर जो है आप स्टैब्लिश कीजिए। उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको जो है ग्रांट प्रोवाइड करती है, बशर्ते फाइल आपको लगानी होगी संबंधित डिपार्टमेंट में, ठीक है जी। तो एक डिटेल कन्वर्सेशन इसके ऊपर हम क्लासेस देंगे बकायदा, हर एक ग्रांट के ऊपर एक पर्टिकुलर हम क्लास रखा करेंगे, क्योंकि ये वो ग्रांट है जब तक आपको पता नहीं होगा, आप खुद से आवेदन नहीं करेंगे, तब तक ये ग्रांट आपको नहीं मिलेंगी। तो एक स्ट्रक्चर जो है मैंने भेजा है अभी कोर टीम के पास। अगर वो जैसे ही अप्रूवल हो जाता है तो हम इन पर्टिकुलर ग्रांट्स पर एक क्लास रखेंगे, और वहां पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे किस बेसिस पर हमें ग्रांट, सॉरी, किस बेसिस पर हमें ग्रांट की एप्लीकेशंस तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है, कहाँ जमा करनी है, इसके पूरी डिटेल क्लास अपनी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं के लिए हम जो है स्पेशल रूप से कंडक्ट करने वाले हैं। तो आई थिंक सो इसी हफ्ते के अंदर वो नोटिफिकेशन जो है अगर पास होकर आ जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ मेरे ख्याल से या हमारी कोर टीम जो है ऐसी किसी भी फैसले को ठुकराती नहीं है जहां एनजीओस का बेनिफिट हो, क्योंकि हमारा टारगेट है एनजीओस को लेकर आगे बढ़ना, एनजीओस के फाइनेंशियल वेल्थ को मजबूत करना। तो ऐसे में उम्मीद है पूरी कि ये जो है एप्लीकेशन जल्दी पास होगी, और सभी जो संबंधित संस्थाएं हैं उनको हम इस प्रकार की ग्रांट एप्लीकेशंस की एक स्पेशल 3 दिन या 4-4 घंटे की क्लासेस दिया करेंगे, जिसमें हम पूरा प्रपोजल लिखना और किस माध्यम से उसको कहाँ जमा करना है, उससे संबंधित पूरी गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड करें। चलिए जी, मैंने आपको बताया आज के जो डिपार्टमेंट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में हमने आपके साथ 3 से 4 ग्रांट डिस्कस की हैं। पहला एनजीओ पीएनडीटी स्कीम, ठीक है जी। नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिफनेस, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, और नॉन रिकरिंग ग्रांट फॉर द आई डोनेशन सेंटर, ईडीसी के लिए आप जो है अपने यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम स्कीम्स होती हैं जो है उसके लिए भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। जैसे विजन सेंटर की भी एक ग्रांट आती है, आप आई सेंटर या पीएचसी के अंदर जो है विजन सेंटर आप लगा सकते हैं, लोगों के आंखों के जांच के संबंधित आप कैंप लगा सकते हैं, तो उसकी भी ग्रांट आती है, उसका सेंटर खोलना पड़ता है बकायदा आपको, ठीक है। और इसके अलावा फ्री ऑपरेशंस या कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं डील करती हैं इस प्रकार के ऑपरेशंस में, जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं, वो लोग जांच करते हैं, कैंप लगाते हैं और मोतियाबिंद का एक जो है ऑपरेशन करवाते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड होता है, यानी कि जो ऑपरेशन प्रोवाइडिंग एजेंसी यानी कि जो हेल्थ एजेंसी है उसके और संस्था के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें 500-700 रुपये फीस लगती है, लेकिन उसको भी संस्था स्पॉन्सर करेगी, और संस्था अपनी जेब से स्पॉन्सर नहीं करती है, उसके लिए पर्टिकुलर ग्रांट आती है इस स्कीम के अंतर्गत, राइट।
तो इस प्रकार के जो है आप आई बैंक या आई डोनेशन सेंटर्स खोलने के लिए, ठीक है, आप ग्रांट्स जो है अपनी लगा सकते हैं। ठीक है जी। चलिए जी। अब नेशनल हेल्थ मिशन की भी कुछ ग्रांट्स आती हैं, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन की जितनी भी ग्रांट्स आती हैं वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन होती हैं, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप पर्टिकुलर साइट पर जाकर उसको जो है चेक कर पाते हैं। चलिए जी। आई थिंक सो हेल्थ डिवीजन का या हेल्थ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर की ऑलमोस्ट जो है चीज़ें यहाँ पर जो है कंप्लीट होती हैं। बाकी की जो ग्रांट्स हैं वो ऑनलाइन आपको मिल ही जाती हैं। ठीक है। तो हम अब इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को अब यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमें आगे बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है डिस्कस करने हैं, तो बहुत सारे मंत्रालय डिस्कस करने हैं। तो जो मोटा मोटी मैंने जो मेन समझा आपके लिए कि वो ज़रूरी है आप लोगों को जानना, वो ग्रांट से मैंने उन ग्रांट्स से जो है मैंने आपको जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया है। हालाँकि एक डिटेल स्कीम कॉपी आपको मिलेगी जब, तो उसमें भी आप इसको जो है रेफ़र कर पाएँगे। चलिए, अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चलिए जी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। स्कीम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर पर्टिकुलर जो है कुछ विशेष स्कीम्स हैं जिनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली जो आपकी ग्रांट होती है वो होती है अडल्ट एजुकेशन की, अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन की, यानी कि जिसे प्रौढ़ शिक्षा भी कहा जाता है। इसके लिए पर्टिकुलर प्रपोजल आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को देना होता है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। उसमें आपको अपना जो है प्रपोजल सबमिट करना होता है। आपके क्षेत्र के अंदर जो इच्छुक लोग हैं, जो अडल्ट पर्सन्स हैं, अगर वो गैर पढ़े लिखे हैं, आप किसी गांव का सर्वे कर कर आए हैं, उस आपके क्षेत्र के अंदर कुछ गांव लगते हैं जहां पर आप लोगों को प्रौढ़ शिक्षा दे सकते हैं, तो आपको उससे संबंधित जो है अपना एक प्रपोजल बनाना होता है और संबंधित ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में आप उस प्रपोजल को सबमिट कर दीजिए। आपकी ग्रांट जो है पास हो जाती है। आपको अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप ग्रांट नहीं ले पाएंगे। अगर आपको अवेयरनेस है, आप प्रपोजल बना कर दीजिए। संबंधित मिनिस्ट्री आपको जो है तुरंत जो है आपका प्रपोजल पास करेगी, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेशन ही उन मात्र 4 से 5% संस्थाओं के आते हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज है। बहुत सारी हमारी संस्थाएं जगह जगह बालवाड़ी चला रही होती हैं। बालवाड़ी समझते हैं आप? आपने कहीं एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर आपने स्लम बच्चों को एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया, राइट? हमारी बहुत सारी संस्थाएं करती हैं। यानी कि जैसे मैं पर्सनली अगर जानूं तो अवध फोक आर्ट ग्रुप, ठीक है, वो पिछले कुछ सालों से जो है इस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, घर मतलब जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर। तो ये इसी प्रोजेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है आपका अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन की जो स्कीम होती है, इसके अंदर ही ये आता है और इसमें आप जो है पर्टिकुलर ग्रांट अपनी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना बजट देना होता है कि आपने उन बच्चों को स्कूल एजुकेशन से कनेक्ट करने के लिए उन पर क्या खर्च किया, उनको पर्टिकुलर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपके क्या खर्च आ रहे हैं, इस प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर आपका पर पर्सन कॉस्ट क्या आ रहा है। आपने एक प्रपोजल दीजिए, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज की लिस्ट दीजिए और आप इस ग्रांट का जो है फायदा उठाइए। तो आई थिंक सो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, उन्हें अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो ग्रांट है ये आपको खुद से अप्लाई करनी होगी। इसके लिए ईओआई या टेंडर निकलेगा ऐसा कभी मत सोचिएगा, राइट? चलिए जी। आज थोड़ा सा
क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से क्लासेस थी, पता नहीं क्यों आलस्य सा आ रहा है। चलिए जी, नेक्स्ट ग्रांट की बात करते हैं। एक और ग्रांट इसमें होती है जो विशेष है, बहुप्रचलित ग्रांट भी है, लेकिन कैसे लेना है उसके बारे में किसी को नहीं पता। जी हाँ, एक बहुप्रसिद्ध ग्रांट है इसी डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की बहुप्रसिद्ध ग्रांट है। सेम डिपार्टमेंट की है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की, बहु चर्चित भी है, सबने सुना होगा उस ग्रांट के बारे में, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये बात किसी को नहीं पता। और आई थिंक सो मेरे यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं उन सब ने उस ग्रांट के बारे में सुना जरूर होगा, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। ग्रांट छोड़िए, ग्रांट का नहीं पता, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं जन शिक्षण संस्थान। किस किस को पता था जन शिक्षण संस्थान, किस किस ने सुन रखा, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मी इन द चैट बॉक्स अगर आपने इसके बारे में सुन रखा, जन शिक्षण संस्थान, जल्दी से मी इन द चैट बॉक्स। जी, अब इस ग्रांट को कैसे लेते हैं, इस ग्रांट को कैसे लेते हैं, तरीका बता दूं अब आपको। कौन कौन लेना चाहता है और कौन कौन अपने यहाँ पर जन शिक्षण संस्थान खोलना चाहता है, याद रखिएगा। एक जन शिक्षण संस्थान का मतलब है सालाना आपकी 30 से 35 40 लाख रुपए कहीं नहीं गए। सालाना 30 35 40 लाख रुपए आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर हम उन्हीं ग्रांट्स के ऊपर बात कर रहे हैं जो बना देती हैं संस्थाओं को माला माल। तो जानना चाहते हो कैसे इस ग्रांट को हम लोग छीन सकते हैं? लेना दूर की बात है सर, लेने से ग्रांट थोड़े मिलती है, छीनना पड़ता है ग्रांट्स को। डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी कि ग्रांट्स लेने से नहीं मिलती, इनको छीनना पड़ता है? से एग्री इन द चैट बॉक्स जल्दी से। चलिए जी, बताते हैं कि जन शिक्षण संस्थान की ये जो ग्रांट है इसको कैसे छीन सकते हैं आप। देखिए, बिना जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बोरा डूबन डरिया रहा किनारे बैठ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ये ग्रांट मिलना बड़ा आसान है। आप जन शिक्षण संस्थान, हालांकि आप जन शिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर जाकर जन शिक्षण संस्थान को गूगल पे सर्च करके इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में सारी नॉलेज आप कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा भी ऑलरेडी इस पर्टिकुलर जन शिक्षण संस्थान की ग्रांट पर आपको एक पूरी वीडियो दी गई है। वो वीडियो भी आपके बहुत काम की है। उसमें जिन जिन कार्यों को आधार बताया गया उन पर आधारित अपना एक प्रपोजल आप तैयार करें, और संबंधित डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर आता है, आप जाकर जो है सबमिट कर दीजिए। थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे और बेटर रहेगा। रिसर्च कैसे करनी है, कोशिश कीजिए आपके आसपास आप या फिर मिनिस्ट्री पर जाकर, आप पर्टिकुलर साइट पर जाकर आप सर्च कर लीजिए कहाँ कहाँ पर आपके नियर बाई ये जो जन शिक्षण संस्थान है चल रहे हैं। एक बार जाइए, उनको विजिट करके आइए। राइट, उनको विजिट करके आइए, कुछ चीजों को वहां से नोट डाउन कर लीजिए, और रही बची चीजें उस पर्टिकुलर जीएसएस पर यानी कि जन शिक्षण संस्थान पर आरटीआई लगा दीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन की, और उनसे पूरी इंफॉर्मेशन आप मांग लीजिए। तो आपको अंदर की फिर जो चीजें हैं वो सब पता लग जाएंगी, और आप इस पर्टिकुलर जन शिक्षण संस्थान पर एक शानदार प्रपोजल अपना जो है रेडी करके आप संबंधित डिपार्टमेंट को सेट कर पाएंगे। और हमारे काफी सारे साथी हैं जो पर्टिकुलर इस प्रकार की जो है ग्रांट जन शिक्षण संस्थान चला रहे हैं बकायदा। महासंघ की मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो जन शिक्षण संस्थान चला रही हैं। तो आप चाहें तो महासंघ के जो ग्रुप हैं उसमें भी आप टैली कर सकते हैं कि इसके लिए हालांकि मैंने देखा है इस क्षेत्र के अंदर बड़ा रुझान है हमारी संस्थाओं का कि वो अपना ज्ञान किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। भगवान जाने उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी ग्रांट कोई छीन लेगा। उनकी ग्रांट कोई नहीं छीनता है, हम अपने अपने स्तर पर अपने अपने प्रयास करते हैं इस प्रकार की ग्रांट्स को लेने के लिए। चलिए जी,
माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि आज मैंने पता है कि आज मॉर्निंग से ही लगातार क्लासेस चल रही हैं और थोड़ा सा शायद एनर्जी लेवल भी डाउन हुआ है, जिससे कि बार बार मुझे खुद को जो है आलस्य सा आ रहा है, उबासियां आ रही हैं बार बार। तो आज के सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट हमें आप जब नेक्स्ट फिर से हम इसका एक सेशन और रखेंगे, तो मुझे आप याद दिला दीजिएगा जैसे ही हम इस सेशन को स्टार्ट करें कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से स्टार्ट करना है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? हालांकि चाहूं तो 1 घंटे के एक जो उपक्रम होता है उसको पूरा करने के लिए मैं 20 मिनट और क्लास को ले सकता हूं, लेकिन शायद मैं उतना बेटर तरीके से फिर आपको नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग से लगातार क्लासेस चल रही हैं और शायद आज मैंने चाय या कॉफ़ी कम ली है, तो एनर्जी लेवल डाउन है, थोड़ी सी सुस्ती आई हुई है। ठीक है जी। तो मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, और शाम को 3 बजे जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके लिए एक शानदार जो है क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो वहां पर हम पूरी ग्रांट को डिस्कस करेंगे, कैसे उसके लिए आवेदन करना होता है, कैसे उसका टीपी बनना होता है, तो उसके बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने उसके लिए अपना पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। तो मिलते हैं शाम को 3 बजे। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सभी समाज संस्थाओं के लिए ऑलरेडी जो हमारा 26 डेज नॉन प्रॉफिट सक्सेस चैलेंज चल रहा है, उसका आज डे 4 रहेगा, और आज हम बात करेंगे नॉन प्रॉफिट पैराडिगम और 3D मॉडलिंग ऑफ द एनजीओ की, रात्रि 8 बजे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे, गुड बाय।